नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ जो एग्जाम्पल्स हमारे शेष रह गए थे उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो वीडियोज़ हम आपके YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, वहाँ हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक बातें कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। तो चलिए, पर्सन जो 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसको अच्छे से समझ लें। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। पहली लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि उसके पास दो प्रकार के सिक्के हैं और उनको उछालती है। ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा अपने को बताया है कि मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का और दूसरा सिक्का 2 रुपये का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ बताया है तो अच्छी बात है। और यदि मान लो 1 रुपये या 2 रुपये की जगह और भी 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बात समझनी क्या है, पहले सेंटेंस में और इस ब्रैकेट वाले सेंटेंस में यही समझना है कि दो सिक्के हैं, वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, कोई बात नहीं, भाषा है पर्सन की। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। देखो, पहले तो आप ये बता दीजिए कि चाहे भिन्न भिन्न है चाहे एक जैसे हैं, लेकिन सिक्के है कितने उसके पास? 2 भिन्न भिन्न सिक्के है ना। कितने सिक्के हैं? 2। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा बताएंगे कि 2 भिन्न भिन्न, यहाँ 2 भिन्न भिन्न सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। एक बार उछाले जाते हैं। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, ये पर्सन से पता चल गया अपने को कि 2 भिन्न भिन्न सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। अब एक बात समझो, जैसे आप सबको पता है बेसिक कंसेप्ट का जो वीडियो हमने बनाया था इस चैप्टर से रिलेटेड, वहाँ पर प्रत्येक बात को मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, ताकि इन क्वेश्चंस को अपन हल करें तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। फिर भी थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है 2, और यदि इसको 2 बार उछाल दिया जाता है तो 2 गुणा 2 4, और यदि इसको 3 बार उछाला जाता है तो एक बार में 2 होता है, और हम उछाल कितनी बार हैं? 3 बार। तो उसके 2 के ऊपर 3 पावर लिख करके उसको हम सरल कर देंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब वो आता है 8। क्या समझ रहे हो? एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 होती है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 4 होती है। एक बार में 2 होती है। अब समझना यह है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, ये घटना, और 2 सिक्कों को एक बार उछालना एक ही बात है। तो यहाँ पता चल गया कि 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस लाइन के अनुसार कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भी? 4। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने क्या है, यदि सिक्के वाले पर्सन में कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 से ज़्यादा है, क्या बताया मैंने? कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 से अधिक हो तो अपने को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना बताऊंगा, लेकिन सभी पर्सनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिक्के वाले पर्सन में, क्योंकि एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम आते हैं, है ना। 2 संभावित परिणाम होते हैं, लेकिन 2 से यदि ज़्यादा हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 है। तो ये 4 संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, ये अपने को बनाने होंगे। और आप समझ लो, देखो आपको सबको पता है कि अपन चित्त को अब H लिखते हैं और पट होता है उसको अपन क्या लिखते हैं? T। 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 भिन्न भिन्न। थोड़ी देर की प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। हम मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे भी H आ गया, दूसरे सिक्के पे भी H आ गया। ऐसा हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है? पहले वाले सिक्के पे तो H आ गया, दूसरे सिक्के पे T आ गया। ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? पहले पे T आ जाए, दूसरे पर H आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। या दोनों पर ही T आ सकता है। समझ में आई बात है? ये 4 ब्रैकेट जो मैंने आपके सामने बनाए हैं,
ये है आपके कुल संभावित परिणामों की संख्या 4। ये परिणाम आ सकते हैं। ये तो सबको समझ में आ गए होंगे। भाई सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो एच या टी आएगा, लेकिन एक बार अपन मान लेते हैं कि दोनों पर ही एच आ गया, ठीक है। पहले वाले पर एच आ सकता है, दूसरे पे टी, ऐसा हो सकता है ना। पहले वाले पे टी आ जाए, दूसरे पर एच आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और पहले वाले पे भी टी आ जाए, दूसरे पे दोनों पे टी आ जाए। इसके अलावा कोई संभावना है क्या? कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर है कौन सी, बोलो कुछ भी नहीं आए। लेकिन वो जो सिक्का उछालना है वो घटना निर्णायक नहीं है। तो अपन कोई न कोई एक भाग जरूर आए, वही घटना निर्णायक होती है। तो अपन ऐसा सोचेंगे नहीं, अपन तो यही मानेंगे कुछ न कुछ आएगा। तो ये 4 परिणाम होंगे, ठीक है भाई। और कुल संभावित परिणामों की संख्या के बाद में हम डायरेक्ट लिखा करते हैं सूत्र, और फिर हम बता देते हैं आपको उत्तर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, इसके कारण कुल संभावित परिणामों की संख्या 4। सिक्के वाले प्रश्न में कुल संभावित परिणामों की संख्या यदि 2 से ज़्यादा होती है तो पहले हम ये बताएंगे कि वो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं। यदि अपन इनका पता नहीं करेंगे तो जहाँ प्रायिकता पूछी जाती है वो प्रायिकता अपने को नहीं बता पाएंगे अपन, दिक्कत हो जाएगी। फिर प्रायिकता का सूत्र, और अब हम समझते हैं। देखो एक ही चीज़ से ये उत्तर आने वाला है। कुल संभावित परिणामों की संख्या तो हमने लिख दी है, कितनी? 4। यहाँ क्या बोला है? कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, इसकी प्रायिकता। कम से कम एक चित्त, ये एक चित्त कम बोल रहे हैं ना, तो एक से कम चित्त कितना? एक से, देखो इस भाषा को समझो। एक चित्त बताया, एक लिख लिया। अब वो कम से कम बोल रहा है, तो एक से कम कितना होता है? 0। 0 चित्त। और 0 चित्त का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब तो होता है कुछ नहीं। 0 चित्त का मतलब है जिसमें चित्त नहीं हो, जिसमें चित्त नहीं हो। एक ही बात है। कम से कम एक चित्त बोला तो मैंने एक चित्त लिख दिया, ठीक है। अब कम से कम बोल रहा है तो इसका मतलब एक से कम कितना होता है? 0। चित्त है तो चित्त, और 0 चित्त का मतलब ऐसे समझो कि जिसमें चित्त नहीं हो। तो आपको केवल इतना ही समझना है कि 0 चित्त का मतलब जिसमें चित्त नहीं, जिसमें चित्त नहीं है उसको छोड़ दो। उसको क्या कर दो? छोड़ दो। इसमें भी चित्त है 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें चित्त नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हम काउंट नहीं करेंगे। ये कम से कम और अधिक से अधिक तुम लोगों को परेशान कर सकता है, इसका मैंने इलाज कर दिया है, ठीक है। कैसे? कम से कम एक चित्त, पहले तो ये समझो कितने चित्त बता रहा है? 1। अब वो कम से कम बोल रहा है तो 1 से कम लिख दो, कितना होता है? 1 से कम 0 होता है। और 0 का मतलब ऐसे समझना कि 0 चित्त का मतलब है कि चित्त नहीं, तो इस चीज को अपने को छोड़ना है। तो इसमें चित्त है ही नहीं, इसको छोड़ दो। कितने ब्रैकेट हैं? 1 2 3, 3 ब्रैकेट हैं। तो अपने पॉइंट के लिए जो प्रायिकता पूछी गई है, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, इसकी जो प्रायिकता पूछी गई है उसके लिए कुल परिणाम तो 4 थे ही, और चित्त नहीं है उसको छोड़ दिया तो कितने बच गए? 3। ये उत्तर है, ठीक है। याद रह जाएगा। एक चित्त लिख लो। कम से कम का नाम आता है तो 1 से कम जो आ रहा है उसको छोड़ना है। 1 से कम कौन आ रहा है? 0 चित्त। 0 चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त नहीं। चित्त नहीं किस में है? इसमें। चित्त इसमें है ही नहीं, इसको छोड़ दो, बाकी को गिन लो। 1 2 3, 3 ब्रैकेट है, ये अनुकूल परिणाम है। ये आपका प्रश्न संख्या एग्जाम्पल नंबर 9 जो है उसका हल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर जो 10 और 11 है वो अपन कंप्लीट नहीं करेंगे। कारण ये है कि उस रिजल्ट्स के नीचे बिल्कुल आपकी किताब में लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।
तो वो जो बातें हैं वो अपने नॉलेज के लिए ज़रूर है, हालांकि अपने पास में टाइम होता तो अपन बात करते, टाइम की थोड़ी कमी है। वो दोनों ही एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 वो आपके बोर्ड क्लास की जो एग्ज़ाम होगी उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, वो आपको नहीं करना है, वो आएगा भी नहीं, तो अपने को चिंता की बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद में 10 और 11 करने नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद केवल 12 और 13 दो ही एग्जाम्पल शेष रहेंगे, और जैसे ही हमने दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके होंगे तो सभी एग्जाम्पल्स का खात्मा हो चुका होगा, सभी एग्जाम्पल चित होंगे। चित क्या होंगे? चित। हम उसको अच्छे से समझ लिया ना, चित का मतलब वो हारेंगे हम जीतेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, और 4 में अधिक खराबी है, और 4 में अधिक खराबी है। नाम तो खराबी वाला खराब ही है, लेकिन आ रहा है तो हम क्या करें भाई, आ रहा है तो आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। एक व्यापारी जिमी वे ही कमीजें स्वीकार करता है। एक व्यापारी का नाम है जिमी, एक व्यापारी जिमी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, ये तो बात सही है भाई, अच्छी होगी तभी स्वीकार करेगा, खराब है तो स्वीकार कौन करेगा, पैसे नहीं लेगा क्या वो। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता, जबकि एक अन्य व्यापारी जिसका नाम है सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छया रूप से निकाला जाता है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छया रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज
पॉइंट नंबर 1, जिमी को स्वीकार हो, जिमी को स्वीकार हो। पॉइंट नंबर 2, सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो। तो यहाँ तो पर्सन को लिखने में ही हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। कोई बात नहीं है, क्योंकि पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। कई उत्तर के लिए उतावले हो रहे हैं, बोले उत्तर आ रहा है। अरे उत्तर तो आ रहा है तो वो जा भी सकता है, जा भी सकता है, चला भी जाएगा। कब? जब यदि पर्सन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पर्सन को लिखा है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। चलो ये तो अपन संख्या वो तो लिख लेंगे। एक व्यापारी जिमी वही कमीजें स्वीकार करता है। एक व्यापारी है जिमी, कौन सी कमीजें स्वीकार करता है? जो अच्छी हैं, अच्छी है वही लेता है। जबकि एक सुजाता नाम की व्यापारी है दूसरी, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। भाषा पे ध्यान देना, अस्वीकार का मतलब लेती नहीं है। किन को नहीं लेती है? जिनमें खराबी अधिक है, जिनमें अधिक खराबी है उनको स्वीकार नहीं करती है। अस्वीकार का मतलब यही हुआ, और बाकी बच्चे उनको स्वीकार करती है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज क्या होनी चाहिए? जिमी को स्वीकार हो। जिमी को क्या होनी चाहिए? स्वीकार। पॉइंट नंबर 2 में सुजाता को स्वीकार हो। तो पॉइंट नंबर इसके सॉल्यूशन की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले ये बताना है कि कुल कमीज कितनी है। भाई टोटल कमीज कितनी बताई पर्सन में? आप पढ़ करके बता दोगे ना, 100। 88 कैसी कमीज है? अच्छी कमीज है। ये कैसी है भाई? अच्छी है। किसी को लेनी हो तो ले लेना। मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अच्छी कमीज कितनी है? 88 तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है। थोड़ी खराबी वाली कमीज, थोड़ी खराबी वाली कमीज की संख्या है 8 और 4 में अधिक खराबी है। तो यहाँ लिख दो अधिक खराबी वाली, अधिक खराबी वाली कमीज बताओ कितनी है? 4। इसके बाद में देखो कुल कमीज का नाम आ गया, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी भाई? संभावित पै का मतलब परिणामों की संख्या। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, पर्सन को मिटा दूंगा, थोड़ी भाषा समझाने में दिक्कत है, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। कुल संभावित परिणामों की संख्या 100। क्यों? क्योंकि यहाँ कुल कमीज 100 है। ठीक है, अब सीधे हम प्रायिकता के सूत्र की बात करेंगे। तो सूत्र आप लोगों को याद हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर तो, और बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो सूत्र आप लिख देना। और अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। जिमी को स्वीकार हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। जिमी को स्वीकार, बस इतनी सी बात लिखो। देखो पर्सन में बताया था कि जिमी को कौन सी स्वीकार है? जिमी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। तो किन को स्वीकार करेगा भाई? जो अच्छी है। बताओ अच्छी कमीज कितनी है? 88। इसका मतलब जिमी कितनी कमीजें स्वीकार करेगा? 88। तो इस पॉइंट के लिए अनुकूल परिणाम हो गया 88 बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये रही 100। बटे में तो क्या आता है? कुल संभावित परिणामों की संख्या 100। और आपको पता है 4 का भाग यहाँ लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 25। इसके आगे ये कट नहीं पाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। यदि कोई विद्यार्थी इसको बटे में हल नहीं करे, पॉइंटों में लिखना चाहता है तो लिख सकता है। नीचे 2 शून्य है तो 88 में भी 2 अंक हैं, तो इन 88 के पहले दशमलव लगा करके इसको लिख सकता है। तो इसका उत्तर 0.88 भी हो सकता है, पॉइंटों में निकालना चाहें तो। और यदि पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में बोला सुजाता, सुजाता को स्वीकार। तो बताओ सुजाता को स्वीकार करनी है, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इधर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो सुजाता को कौन सी स्वीकार है? तो देखना
सुजाता उन्हीं कमीज़ों को अस्वीकार करती है। कहने का मतलब कौन सी कमीज़ें नहीं लेगी? जो खराबी अधिक है। तो जिनमें अधिक खराबी है वो कितनी है? 4। इनको वो स्वीकार नहीं करेगी। टोटल कमीज कितनी थी? 100 थी। इनको स्वीकार नहीं करेगी तो 100 में से इसको घटा देंगे, ले ही नहीं रही है वो। कितनी बच गई? 96। 96 कमीजें वो स्वीकार करती है। तो सुजाता कितनी कमीजें स्वीकार करेगी? 96। तो सुजाता वाले पॉइंट के लिए अनुकूल परिणाम 96 और कुल संभावित परिणामों की संख्या 100 है। वो सभी पॉइंटों में सेम आती है। पहले पॉइंट में भी वही आ रही है तो दूसरे पॉइंट में भी वही आएगी। यदि 4 का भाग यहाँ लगाते हैं तो यहाँ 24 आता है, यहाँ आता है 25। इसका उत्तर हो गया 24/25। यदि इसका उत्तर पॉइंटों में कोई करना चाहें तो यहाँ 96 आ रहा है और बटे में जैसे 100 है तो इसमें 2 जीरो है, तो 96 के पहले, कहने का मतलब 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा के लिख दो। इसका उत्तर 0.96 भी हो सकता है। दोनों ही उत्तर राइट हैं। और ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 12। और अब हम बढ़ते हैं इस जो आपकी प्रश्नावली होगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका जो चैप्टर है, प्रश्नों की संख्या हालांकि इसमें 25 दे रखी है एग्जाम्पल्स को छोड़ करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं है कि प्रश्नावली एक है, इतनी हम लोगों को सुविधा दी गई है। तो हम लोग जल्द ही इस पूरे प्रश्नावली की वीडियोज हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर उपलब्ध आपको करवा देंगे। तो चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम एग्जाम्पल 13 है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ये पासे से रिलेटेड एग्जाम्पल है और पासे से रिलेटेड, पासे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप उनको यहीं समझ लीजिएगा ताकि उन प्रश्नों को वहां करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 में 8 है, पॉइंट नंबर 2 में 13 है और पॉइंट नंबर 3 में है 12 से छोटी या उसके बराबर है। 12 से छोटी या उसके बराबर। अब हम इस प्रश्न की बात करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। पहले सेंटेंस में अपने को एक सलेटी पासा और एक नीला पासा, अब सलेटी हो चाहे नीला हो चाहे काला हो पीला हो, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो वो पासा ही। तो ऐसे समझना है कि पासे है कितने? 2 पासे हैं और उनको एक साथ फेंका जा रहा है। प्रश्न में ये कहीं पे भी नहीं बोला कि 2 बार 3 बार 4 बार, इसका मतलब एक ही बार फेंका जाता है। समझ में आई बात?
तो ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। तो पहले हम लिखेंगे दोनों पासों को, दो पास हैं, दोनों पासों को एक साथ कितनी बार फेंका जा रहा है? एक बार फेंका जाता है। अब हम एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई भी पासा हो, कैसा भी पासा हो, सामान्यतः पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। अब देखो, यदि एक पासे को एक बार ही फेंका जाता है या उछाला जाता है तो उस पे अंक है ही 6, 1 से 6 तक। तब एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 ही होगी। लेकिन यदि एक पासे को 2 बार उछाल दिया या फेंक दिया तो एक बार में 6 है और 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 के ऊपर 2 पावर लगानी है, 2 घात लगानी है। और 6 की पावर 2 का मतलब है 6 गुणा 6 36। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? 36। ये सब बातें मैंने स्टार्ट वाले वीडियो में, इस चैप्टर का शुरुआत का जो वीडियो है उसमें मैंने बता रखा, वहाँ जा कर के आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अब एक पासे को 2 बार उछालना या 2 पासों को एक साथ एक बार फेंकना एक ही बात है। तो 2 पासे हैं, एक बार फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? आता है कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बार में 6 होती है और 2 पासे हैं तो 6 के ऊपर 2 पावर लगा दो और ये हो गया 6 गुणा 6 का मतलब 36। इसके बाद प्रश्न में देखो क्या कहा था? सभी संभावित परिणामों को लिखिए। यहाँ थोड़ा सा मामला बड़ा हो जाएगा प्रश्न का रिजल्ट। इसने कहा कि ये जो 36 परिणाम आप बता रहे हो, सभी संभावित परिणाम, कुल का मतलब होता है सभी संभावित परिणाम 36 हैं, तो आप ये 36 बना के बताओ। चलो बना देंगे, चिंता मत करो। कैसे बनाना सुन लो। पहले वाला जो पासा है उस पर एक बार ऐसे मान लो कि एक ही आता है, फिक्स कर दो उसको। और दूसरे पासे पर जो आने वाला अंक है उसको अपन 1 से 6 तक चेंज करते रहेंगे। पहले पासे पर 1 फिक्स कर दो, दूसरे पासे पर इसके साथ 1 आ सकता है। पहले पे तो हमने फिक्स कर दिया 1, इसके साथ दूसरे पासे का 2 आ सकता है, 1 के साथ दूसरे पासे का 3, इस 1 के साथ दूसरे पासे का 4, इस 1 के साथ दूसरे पासे का 5, या इस 1 के साथ दूसरे पासे का 6। सीधा समझ लो रे भाई। पहले नंबर पर एक बार 1 फिक्स कर दो और इस पहले नंबर पे देखो मैंने 1 1 ही लिख रहा हूँ। पहले नंबर पर 1 फिक्स कर दो और दूसरे नंबर पे जो अंक आ रहा है उसको चेंज करते रहो। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 बन जाएंगे। पहले हमने 1 को फिक्स किया था, अब यहाँ पर 2 को फिक्स कर दो और इसके आगे 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज करते रहो। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अब यदि अपन 3 को फिक्स कर दें तो 3 के साथ 1 से 6 तक लिख दो। 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। फिर देखो 4 फिक्स कर दो। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6 और अंतिम अब की बार 6 को फिक्स कर दो। 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। और ये हो गए, काउंट करके देखना, आपके टोटल 36 परिणाम। कितने हो गए भी? 36। 36 बनाना आसान है रे। कैसे बनाया? पहले 1 को फिक्स कर दिया, पहले नंबर पर 1 1 1 1 फिक्स हो गया ना, और 2 नंबर पे जो अंक आ रहा है उसको 1 से 6 तक बदलते रहो, बन गया। फिर दूसरी लाइन में 2 को फिक्स कर दो
और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 तक लिखते रहो चेंज करके, ऐसा ही आगे बढ़ते रहो। पासे पर आपको पता है 1 से 6 तक ही अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक 1 होता है और सबसे बड़ा अंक 6 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो, कुल संभावित परिणामों की संख्या हमें पता चल गई। प्रश्न में कहा था कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए, हमने लिख भी दिया है। और अब लगाइए सूत्र इसका, प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब अपने पास में समय की थोड़ी कमी है और पहले पॉइंट को समझ लो। ये 8 13 ये क्या बता रखा है, ये यहाँ समझ में आएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। ठीक है, अब हमें अपने को योग बताना है 8। योग कितना बताना है? 8। पासे पर सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 6 होता है। सबको पता है, यहां पर लिख के बता दूं। 1 2 3 4 5 6। ये नहीं लिखूंगा तो भी आपके माइंड में ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के साथ किसी को भी जोड़ दो 8 नहीं आएगा। ठीक, अब देखो 2 के साथ क्या जोड़ेंगे तो 8 आ सकता है? 6। तो एक संभावना तो ये है, ये मैंने लिखा है योग 8। इसका मतलब योग 8 के लिए बात हो रही है। अब 2 के साथ तो 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 3 के साथ कितना जोड़ने पर 8 हो सकता है? 3 के साथ 5 जोड़ने पर 8 हो सकता है। 4 के साथ कितना जोड़ने पर 8 होगा? 4। और 5 के साथ कितना जोड़ने पर 8 होगा? 3। और 6 के साथ कितना जोड़ने पर 8 होगा? 2। इसके अलावा दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग है वो 8 की संभावना नहीं है, केवल यही संभावना है। समझ रहे हो बात? देखो दोबारा, अंकों का योग 8 यहां से समझो। 1 के साथ इसमें से किसी भी अंक को, क्यों बड़े से बड़ा अंक 6 है, किसी भी अंक को जोड़ो 8 नहीं हो सकता। 2 के साथ 6 जोड़ने पर 8 होता है, एक ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 के साथ कितना जोड़ने पर 8 हो, अब इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 3 के साथ कितना जोड़ने पर 8 होता है? 5। 5 पासे पर आता भी है, कोई दिक्कत नहीं। 4 के साथ कितना जोड़ने पर 8 होता है? 4। 4 4 दोनों ही अंक पासे पर आते हैं। 5 के साथ में कितना जोड़ने पर 8 आता है? 3। तो 5 3 5 भी पासे पर आता है, 3 भी पासे पर आता है। 6 के साथ कितना जोड़ने पर 8 आता है? 2। तो 6 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। कोई कहेगा सर 7 के साथ में 1 जोड़ने पर 8 आता है। भाई आता तो है लेकिन 7 इस पासे पर होता नहीं है, इसलिए पर नहीं लिख रहा है। समझ में आई ना बात है? अब देखो पर्सन को मैं यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि अपने को अब इस पर्सन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तीनों पॉइंट्स आपको आराम से समझा देता हूँ। देखिए, पहले पॉइंट में हमें यहाँ पता चल गया कि यदि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, योग कितना हो? 8। इतनी सिंपल बात लिख दो। ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों का मतलब योग 8 होने के लिए कितनी संभावनाएं हैं? कोष्ठक गिन लो, ये ब्रैकेट गिन लो। 1 2 3 4 5। कितनी संभावनाएं हैं? 5। तो योग 8 होने के लिए 5 संभावनाएं हैं। तो ये हो गया इस पर्सन के लिए अनुकूल परिणाम। और बटे में क्या आता है? कुल संभावित परिणामों की संख्या। ये रही कुल संभावित परिणामों की संख्या 36। तो ये तो भाई आगे तो सरल हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, सरल नहीं हो रहा था। पॉइंट नंबर 2 देखो, ये उत्तर है इसका। कह रहे योग 13 होना चाहिए। मुझे बताओ पासे पर आने वाला बड़े से बड़ा अंक कितना होता है? 6। यदि 6 में 6 को जोड़ दें तो भी योग 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा योग नहीं हो सकता। हो सकता है भाई? पासे पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 6। मान लीजिए पहले पासे का सबसे बड़ा अंक हमने 6 ले लिया और दूसरे पासे का भी सबसे बड़ा अंक 6 ले लिया। उनका योग करके देखो आप, कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। क्या योग 13 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये क्या है? असंभव घटना, अनिश्चित घटना। और बेसिक कंसेप्ट का जो वीडियो बनाया था वहां पर मैंने आपको बताया था, उसको आप जरूर देखिएगा। अनिश्चित या असंभव घटना होती है, उसमें कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? 0।
क्योंकि योग 13 संभव नहीं है, असंभव है, और कोई भी असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। न कोई सूत्र, बिना माथा फोड़ी उत्तर, कोई सूत्र नहीं लगाना। जब आपको ऐसा लगे कि ये तो असंभव है तो बताओ, फिर असंभव ही है तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब मैं यदि पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 यहाँ 12 से छोटी या उसके बराबर है। कह रहा है कि अंकों का योग जो है ना वो या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो देखो इसमें कोई सा भी कोष्ठक देख लेना, इस लास्ट वाले ब्रैकेट को छोड़ करके इनके अंकों का योग 12 से छोटी संख्या आती है। जैसे इसका योग 2 आया, इसका योग 3, इसका योग 4, इसका योग 5, इसका योग 6, इसका योग 7, इसका योग 3, कहीं पे भी देख लो ये सब योग 12 से छोटी आ रही है। या उसके बराबर, या उसके बराबर का मतलब है कि 12 के बराबर योग कहाँ से आएगा, 6 के साथ 6 जोड़ने पर। तो सब यदि योग 12 बता रखा है और उससे छोटा भी बता रखा है, इसका मतलब ये जितनी भी संभावनाएं हैं उसमें कोई भी ब्रैकेट छूटेगा नहीं, सब के सब ब्रैकेट आ जाएंगे। क्योंकि 6 और 6 को छोड़ करके बाकी सब का योग है वो 12 से छोटी संख्या आती है, और 6 और 6 को जोड़ने पर 12 के बराबर आ जाता है, उसके बराबर। तो ये सब की सब संभावनाएं इस पॉइंट के लिए है। तो 12 से छोटी या उसके बराबर ये लिख दो, और इसमें जितने भी कोष्ठक हैं वो सब आ गए इस लाइन के लिए, समझ गए होंगे। अरे कह रहा है कि योग क्या होना चाहिए, योग 12 से छोटी संख्या आनी चाहिए। इन सभी किसी भी कोष्ठक को जोड़ के देख लो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, इनको जोड़ के, इनको जिनको सबको जोड़ के देख लो, इनको जोड़ के देखा, इनका योग 12 से कम आ रहा है, छोटी हो गया। उसके बराबर 12 के बराबर योग कब आएगा, जब 6 के साथ 6 जोड़ेंगे तब आएगा। तो इसमें कोई भी कोष्ठक नहीं बचेगा 36 में से, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या 36 ही होगी। और आपको पता है कुल परिणामों की संख्या तो 36 ही है, चाहे यहाँ देखो और चाहे यहाँ देखो, और 36/36 का मतलब है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13। और इस वीडियो को अपन लंबा नहीं लेके जाएंगे, इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।